हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का जो उद्देश्य है वो है आपको प्रशासन की संकल्पना समझाना। प्रशासन यह चैप्टर या घटक हमारे प्रबंधन प्रक्रिया के द्वितीय घटक के तहत आता है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की संकल्पना को समझते हुए या प्रशासन की परिभाषाओं को विश्लेषित करते हुए प्रशासन के अंतर्गत आने वाले घटकों को या प्रशासन की विशेषताएं क्या होती है इसे समझने के लिए आज का हमारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रशासन और प्रशासन की परिभाषाएं। प्रशासन क्या होता है? तो प्रशासन को परिभाषित करते हुए जे.एम. शुल्ज ने कहा है, प्रबंधन और संगठन को क्रियाशील करने के लिए, माने जो हमारा व्यवसाय है या संगठन है उसे क्रियान्वित करने के लिए, कार्यशील बनाने के लिए, योजनाएं बनाने की जो शक्ति उपयोग में लाई जाती है या कार्यों को योजनाबद्ध करने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे प्रशासन कहते हैं। अब जे.एम. शुल्ज की परिभाषा से या संकल्पना से हम कह सकते हैं कि जो आकृतिबद्ध कार्यों के लिए तैयार किया गया है या कार्यों को करने की एक कार्य सूची बनाई रखी है, उस कार्य सूची को क्रियान्वयन का शक्ति प्रदान करने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद श्री विलियम न्यूमन ने भी एक संकल्पना बताई है जिससे प्रशासन को परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले विलियम न्यूमन के परिभाषा को मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया या दो दिशाओं में उन्होंने बताई हुई परिभाषा को लिख रखा है। तो पहला विभाग क्या कहता है? व्यक्ति समूहों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना। माने हमारे व्यवसाय के अंतर्गत अगर ये हमारा व्यवसाय है तो इस व्यवसाय को केंद्र स्थान में रखना है और व्यवसाय को केंद्र स्थान में रखते हुए व्यावसायिक उद्देश्यों को केंद्र स्थान में रखना है। व्यावसायिक उद्देश्यों को केंद्र स्थान में रखकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कार्य करवा लेना है। तो जब हम व्यावसायिक उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए या केंद्र स्थान में रखकर जब व्यक्ति समूहों के अंतर्गत या व्यक्ति समूहों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और व्यक्ति समूहों का उद्देश्य व्यावसायिक क्षेत्र में क्या है? व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करना। यानी यहाँ जो व्यक्ति समूहों का उद्देश्य है ये भी व्यावसायिक उद्देश्य ही दर्शाता है। तो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शित करना तथा उन्हें नेतृत्व प्रदान करना, इसके लिए कार्यरत कार्य प्रणाली माने प्रशासन होता है। उसके बाद दूसरा विभाग क्या कहता है? व्यक्ति समूह के प्रयत्नों को नियंत्रित करने का तात्पर्य भी प्रशासन है। अब जब हमने पहली परिभाषा में देखा कि व्यक्ति समूहों के उद्देश्यों को पूरा करना है, व्यक्ति समूह का उद्देश्य अर्थात व्यावसायिक उद्देश्य, और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश देना है, दिशा दिखानी है, मार्गदर्शित करना है, नेतृत्व प्रदान करना है। किंतु इस प्रक्रिया के दौरान अगर व्यक्ति समूह अपना दायरा पार करने की कोशिश करे या व्यावसायिक उद्देश्यों को दरकिनार करने की कोशिश करे तो ऐसे वक्त में उनके प्रयत्नों को नियंत्रित करना भी प्रशासन का ही अग्र कार्य समझा जाता है या प्रशासन की प्रक्रिया के तहत ही मार्गदर्शन अथवा नेतृत्व। अगर हम एक सिक्के की दो बाजू कहें तो पहली बाजू है मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करो, पर अगर उस मार्गदर्शन और नेतृत्व का सही उपयोग नहीं हो रहा है, अपनी सीमाओं का या दायरों का उल्लंघन व्यक्ति समूह के द्वारा किया जाता है, तो इस परिस्थिति में उनके प्रयत्नों को नियंत्रित करना भी प्रशासन का ही कार्य माना जाता है या प्रशासन की संकल्पना के तहत ही नियंत्रण प्रणाली भी आती है। तो परिभाषाओं को समझते हुए श्री जे.एम. शुल्ज की पहली परिभाषा और विलियम न्यूमन की परिभाषा को समझने के बाद अगर अब हम प्रशासन को पूरी तरीके से विश्लेषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण, नियोजन और समन्वय, इन तीनों को कार्यरत करके या इन तीनों संकल्पनाओं को अपने हाथ में लेकर पूरे उपक्रम को
चलाने की या उस उपक्रम को कार्यरत करने की प्रक्रिया प्रशासन के तहत आती है। अगर हमारे उपक्रम में या संगठन में विपुल या बड़े प्रमाण में पूंजी उपलब्ध है, कार्यक्षम मानव संसाधन भी है, अच्छा संगठन भी है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्षम मानव संसाधन, उपयुक्त या पर्याप्त या ज्यादा पूंजी होने के बावजूद भी ज्यादा लाभ अर्जित उपक्रम नहीं कर सकता, या आर्थिक जो हमारा एक दायरा है उसे पार करने की जो लालसा हर एक उपक्रम की होती है कि मुझे लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये दायरा भी कभी कभी पार करना उपक्रम के लिए कठिन या जटिल प्रक्रिया बन जाती है। तो ये क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर सभी चीजें है, पूंजी है, मानव संसाधन है, सभी संगठन अच्छा है, लेकिन फिर भी नियंत्रण, नियोजन और समन्वय की प्रक्रिया अच्छे पद्धति से या अच्छी प्रक्रिया से न होने के कारण, प्रशासन अच्छा ना होने के कारण या कुशल प्रशासन ना होने के कारण लाभार्जन की क्रिया में हमें घट दिखाई पड़ती है, बढ़ोतरी नहीं होते दिखाई पड़ती। इसीलिए अगर कुशल व्यावसायिक है तो उसे अच्छे कुशल प्रबंधक रखना जरूरी है, और उन प्रबंधकों के द्वारा या प्रबंधकों के अंतर्गत प्रशासन प्रक्रिया का अच्छे तरीके से समन्वय होना या क्रियान्वयन होना, जिसे हम कह सकते हैं, वो होना बेहद जरूरी माना जाता है। तो ये हमने सबसे पहला परिभाषाओं के चलते प्रशासन का अर्थ या परिचय देखा कि प्रशासन क्या होता है, किन प्रक्रियाओं पर प्रशासन निर्धारित है या निर्भर है। तो नियोजन, नियंत्रण और समन्वय को एकत्रित करना तथा उन कामों में एक सूत्रता निर्माण करके संगठन को अच्छी दिशा दिखाना, दिशा निर्देश देना तथा नेतृत्व प्रदान करने का कार्य या कार्य करने की शक्ति प्रदान करने की संकल्पना माने प्रशासन है। अब परिचय के बाद हम देखेंगे प्रशासन की विशेषताएं कि प्रशासन उपयुक्त क्यों है संगठन के लिए। अब हमने परिभाषाओं के चलते उसको थोड़ा समझने की कोशिश की, लेकिन किन घटकों के आधार पे, किन संकल्पनाओं के आधार पे हम प्रशासन को संगठन या उपक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, ये अब हमें समझना है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है या सबसे पहली विशेषता क्या है? केंद्रीय प्रक्रिया। अब केंद्रीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है? तो व्यवसाय के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, इन सभी क्रियाओं को जब कार्यान्वित करना है तो उन क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए जो एक उगम स्थान होगा या जहां से आदेशों की पूर्ति की जाएगी, योजनाओं की निर्मित की जाएगी, वो केंद्र स्थान माने प्रशासन होता है। तो प्रशासन केंद्र स्थान है, सेंट्रल पॉइंट है, इसीलिए हमने उसके तहत आने वाली प्रक्रिया को क्या कहा? केंद्रीय प्रक्रिया। इसीलिए प्रशासन की विशेषताओं के तहत पहली विशेषता है केंद्रीय प्रक्रिया, जहां नियोजन, नियंत्रण, समन्वय का कार्य तथा उनको कार्यान्वित करने की विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हो। उसके बाद दूसरा विशेषताओं के तहत दूसरा पॉइंट क्या है? आदेश की दिशा एवं प्रवाह निर्धारित करना। अब अगर हमें व्यवसाय को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना है या क्रियान्वित करना है, तो इस प्रक्रिया के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें प्रबंधन की प्रक्रिया को कार्यान्वित रखना है तो प्रबंधन के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए हमारा एक आकृतिबंध कामों का पहले से निर्धारित होना चाहिए। अब कामों का आकृतिबंध निर्माण है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ये निर्धारित है, किंतु यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा और जिन व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाने वाला है उन्हें उनके
है, क्योंकि अगर व्यवसाय का स्वरूप अच्छा है या व्यवसाय का स्वरूप अच्छा प्रदर्शित करना है तो हमें प्रशासन की क्रिया को अग्र स्थान पे रख के प्रशासन अच्छा और सुदृढ़ रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए विशेषताओं के अंतर्गत एक पॉइंट व्यवसाय का स्वरूप भी माना गया है। और व्यवसाय का स्वरूप चूंकि हम प्रशासन से निर्धारित करते हैं या सुनिश्चित करते हैं या प्रशासन के द्वारा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से विशेषता में, प्रशासन की विशेषता में हमने व्यवसाय का स्वरूप ये पॉइंट लिखा है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आचार संहिता। अब आचार संहिता का दूसरा अगर हम यहाँ पे शब्द प्रयोग उसके लिए करें तो वो होगा नियमावली। नियमावली कैसी कि सभी व्यवसाय के अंतर्गत या संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति विशेषों के लिए एक नियमावली होगी जो सभी के लिए समान होगी। तो ये आचार संहिता भी प्रशासन के अंतर्गत आने वाली एक मूलभूत संकल्पना है। इसीलिए आचार संहिता को भी प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ पर प्रदर्शित किया है। उसके बाद है अधिकार और दायित्व। अब अधिकार और दायित्व क्या है? तो अधिकार और दायित्व के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने आदेश की दिशा एवं प्रवाह में देखा कि पदाधिकारियों को उनके सर्वोच्च व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति विशेष के द्वारा अधिकार दिए जाएंगे और अधिकार और जिम्मेदारी उन्हें आएंगी। जहाँ अधिकार आया वहाँ उस अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये जो अधिकार और जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के पास है तो वो किस लिए दी गई है? ताकि वो उसके अंतर्गत आने वाले या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों से कुशलता से कार्य कर ले सके या करवा ले सके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यावसायिक कार्यस्थली में लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं या काम को न करने का खिन्न भाव मन में हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो अधिकार और दायित्व जो उनके सर्वोच्च अधिकारी के पास है उस अधिकार और दायित्व की अवहेलना भी कर सकते हैं। तो उस वक्त ये ध्यान में रखना है कि वो जो व्यक्ति, अब जैसे यहाँ पर ये एक व्यक्ति समूह मैंने बना रखा है, तो ये जो व्यक्ति समूह है इस व्यक्ति समूह को अगर इसके पदाधिकारी के द्वारा कोई जिम्मेदारी या कार्य सौंपा जा रहा है तो ये कार्य, ये जिम्मेदारी पदाधिकारी उस विशिष्ट व्यक्ति को नहीं सौंप रहा बल्कि व्यावसायिक क्रिया के तहत वो अधिकार उसे मिले हैं और फिर उन अधिकारों का उसने केंद्रीकरण अपने से निम्न स्तर के लोगों में किया है। तो इसीलिए अधिकार और दायित्व में क्या ध्यान में रखना है कि अधिकार और दायित्व ये केवल जो व्यक्ति अधिकार रख रहा है और कामों को करवा लेने का कोशिश कर रहा है, ये अधिकार और दायित्व उसे व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति निरपेक्ष ने प्रदान किए हुए हैं या जो हम कह सकते हैं व्यावसायिक केंद्र ने उसे प्रदान किए हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं व्यावसायिक स्वामित्व की जो प्रक्रिया है या व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य घटक है, मुख्य लोग हैं, उनके द्वारा वो अधिकार उन्हें दिए जाते हैं। और इसीलिए हर प्रशासन के तहत हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय संगठन में आने वाले हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना है कि अधिकार और दायित्व ये व्यावसायिक केंद्र से ही नीचे निर्गमित किए जाते हैं। इसीलिए प्रशासन की व्यवस्था जब हम कहते हैं तो वहाँ पे अधिकार और दायित्व भी आता है कि किसे कौन से अधिकार और दायित्व प्रदान करने हैं और वो अधिकार उसे देने के बाद वो काम अच्छे से लोगों से करवा ले रहा है या नहीं। और ये शक्ति उन व्यक्ति विशेष को, जैसा ये जो व्यक्ति विशेष है, इस व्यक्ति विशेष को यह शक्ति प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद की छठी विशेषता है श्रेणीबंधात्मक यंत्रणा। अब अगर प्रशासन का कार्य, हमने इतने सारी विशेषताएं देखी, केंद्रीय प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, नियंत्रण, समन्वय करवाना है, आदेशों का दिशा तथा प्रवाह निर्धारित करना है, व्यवसाय का स्वरूप है, आचार संहिता है, अधिकार और दायित्व है, इन सब क्रियाओं को करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग या सुदृढ़ श्रेणीबद्ध प्रशासन की जरूरत होती है। इसीलिए प्रशासन को श्रेणीबंधात्मक यंत्रणा भी कहा जाता है। और जब कुशल प्रशासन
के तहत विविध श्रेणियों में कार्य करने वाले कुशल लोगों का अंतर्भाव होगा, तभी श्रेणीबद्ध यंत्रणा के तहत प्रशासन अच्छे से किया जा सकेगा। इसीलिए प्रशासन की विशेषता का एक पॉइंट श्रेणीबद्धात्मक यंत्रणा भी है। उसके बाद लिखित दस्तावेज। अब लिखित दस्तावेज ये प्रशासन की विशेषताओं में क्यों आया? तो लिखित दस्तावेज इसलिए आया क्योंकि 100 बका 1 लिखा। 100 बार अगर मैंने मुंह से कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो हर व्यक्ति उस काम को करने के लिए उतना मन से तैयार हो ये जरूरी नहीं है। पर 100 बार मुंह से बोलने के बाद जो काम नहीं हुआ वो एक लिखित पत्र देने के बाद तुरंत किया जा सकता है। इसीलिए प्रशासन की संपूर्ण प्रक्रिया या प्रशासन की पूरी कार्य प्रणाली लिखित दस्तावेजों पे चलती है। जो आदेश देने हैं, दिशा निर्देश देने हैं, नेतृत्व प्रदान करना है, सभी बातों के लिए लिखित दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी प्रशासन की विभिन्न विशेषताएं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने प्रशासन का अर्थ, उसका सबसे पहले परिचय तथा विभिन्न शास्त्रज्ञों के द्वारा दी गई परिभाषाएं